नहाने के बाद गीले बालों को तौलियों से पोंछकर विशाखा ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिबिया उठाई। फिर ना जाने क्या सोचकर वापस रख दी। आज सुबह से ही उसके मन में हलचल सी मची हुई थी। उसने आदमकद आईने में अपना अक्स देखा तो आंखों में कुछ सवाल नजर आए। क्या वो सूर्यांश के वापस आने पर खुश है? चिर प्रतीक्षित और अभिलाषित चीज पाने की खुशी इन आंखों में क्यों नहीं झलकती? क्यों छाया है एक वीरान सन्नाटा, जिसकी प्रतीक्षा में जीवन के 15 बहुमूल्य साल यूं ही गवा दिए? उसके आने की आहट मन को एक मधुर सिहरन से क्यों नहीं भर देती? क्यों आज वेदना और कुढ़न का आवरण मन पर छाया हुआ है? विशाखा ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। घड़ी की टिक टिक के साथ समय सरकता जा रहा था। कुछ ही देर में सूर्यांश यहाँ पहुंच रहे होंगे। घर में सब कितने उत्साहित है, मानो गड़ा खजाना मिल गया हो, और मेरी मनोदशा से किसी को क्या लेना देना, विशाखा ने सोचा। विशाखा के मन में चल रहे बवंडर से अनजान परिवार के लोग सूर्यांश के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थे। ऊपर अपने कमरे में अकेली बैठी विशाखा ने गौर से आईने में अपना चेहरा निहारा। बालों में सफेदी कहीं कहीं से झांकने लगी है। चेहरे में अब वो लावण्य कहाँ रहा जो कभी उसे गर्व से भर दिया करता था। गोरा भरा भरा चेहरा अब सांवला और लंबोतरा सा लगने लगा है। पिछले वर्ष ही तो 35 वर्ष पूरे किए हैं उसने। क्या उम्र के इस पड़ाव में कोई उस साथी के साथ को सार्थक मान सकता है जिसने जीवन की शुरुआत में ही दामन छुड़ा लिया हो? जीवन की उमंगे अब मृत प्राय हो चुकी है। वैसे भी जीवन की कठोर पाषाणी राह में नितांत एकाकी चलना, टूट कर गिरना फिर उठना, अपनी हिम्मत से मंजिल तक पहुंचना क्या सबके नसीब में होता है? पर विशाखा ने कभी कठिनाइयों में आंसू नहीं बहाए। जीवन की हर विसंगति से लड़ी है वो, तभी तो आज एक मुकाम पर है। और आज जीवन के इस मोड़ पर सूर्यांश का आगमन। विशाखा का मन क्षुब्ध हो गया। क्या करे क्या न करे? दुनिया, समाज, परिवार, अपनी अस्मिता, अपनी भावनाएं, किस किस से लड़े विशाखा, और कैसे लड़े? कहते हैं सूर्यांश का आगमन जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है। पर क्या विशाखा के जीवन में सूर्यांश का प्रथम आगमन एक नव जीवन की शुरुआत थी? विशाखा ने फिर से घड़ी की ओर देखा। 4:30 यानी आधे घंटे में सूर्यांश यहाँ होगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, खुद से लड़ने की शक्ति, जमाने से लड़ने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, अपनी अस्मिता की रक्षा करने की शक्ति। उसने कांपते हाथों से एक बार फिर सिंदूर की डिबिया उठाई और फिर वापस रख दी। दोनों हथेलियों में चेहरा छिपाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। ना चाहते हुए भी मन विगत की ओर भागा चला जा रहा था। कितनी गहमा गहमी और खुशी का माहौल था विशाखा के विवाह के दिन। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी विशाखा सबकी लाडली थी। इंटर पास करते ही पिता ने सूर्यांश के साथ उसका विवाह तय कर दिया था। लड़का इंजीनियर है, लाखों में एक। मेरी विशाखा के तो भाग खुल गए, पिता कहते नहीं थकते थे। पर विवाह की रात ही विशाखा की पुष्पित आशाओं पर तुषारपात हो गया जब सूर्यांश ने सपाट स्वर में उससे कहा, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। वैसे मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, फिर भी ना चाहते हुए भी मुझे अपने माता पिता की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। अगर माँ ने आत्महत्या की धमकी नहीं दी होती तो? अवाक विशाखा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। प्रेम, मनुहार और समर्पण के स्वप्न में खोई मादक आंखों से आंसू बहने लगे। पल भर में सब कुछ बदल गया। उसने भीगी पलकें उठाकर देखा। सूर्यांश सोफे पर अधलेटा लगातार सिगरेट फूके जा रहा था। मन की बेचैनी चेहरे पर स्पष्ट थी। विशाखा ने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। कोई बात नहीं, भले ही इनकी मर्जी से शादी नहीं हुई हो, मैं अपने प्रेम से इन्हें वश में कर लूंगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंखें खुली तो देखा सूर्यांश कमरे में नहीं थे।
संकोचवश वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाई, पर उसे लगा जैसे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। लगता ही नहीं जैसे कल ही नववधु इस घर में आई हो। घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। पर शाम को विशाखा को हर एक प्रश्न का जवाब मिल गया। जब उसने अपनी बड़ी ननद को अपनी माँ से ये कहते हुए सुना कि सूर्यांश इस शादी के कारण घर छोड़कर चला गया, उसकी सास बैठी रो रही थी और बड़ी ननद बिलखते हुए कह रही थी, माँ, मैंने कहा था ना, सूर्यांश की मर्जी के खिलाफ कुछ मत करो। अब देख लो, वही हुआ जिसका डर था। सूर्यांश तो बचपन से ही जिद्दी है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लाख रोकने पर भी वो चला गया। देखना, अब वो शायद ही कभी लौट कर घर आए। ना जाने बेचारी विशाखा का क्या होगा। विशाखा कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर ढह सी गई। आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। फिर सब कुछ अनचाहा घटता गया। पग फेरे की रस्म के लिए भाई के साथ मायके आई विशाखा फिर लौटकर ससुराल नहीं गई। ससुराल वालों ने विशाखा की विदाई पर जोर डाला था, पर आंतरिक पीड़ा से विकल रोती बिलखती बेटी की दशा ने पिता के हृदय को वेदना की जंजीर से बांध लिया था। नहीं, मेरी विशाखा अब तभी वहां जाएगी जब सूर्यांश आदर सम्मान के साथ इसे वहां ले जाएगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा तो विशाखा के जेठ विफर कर बोल पड़े थे, सूर्यांश का गुस्सा आज नहीं तो कल ठंडा हो ही जाएगा। वो खुद ही वापस लौट आएगा। क्या तब तक बेटी को घर पर बिठाएंगे? समाज क्या कहेगा? आपके साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। मैं इन ओछी बदनामियों की परवाह नहीं करता। विशाखा सूर्यांश के साथ ही वहां जाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। कहते कहते विशाखा के पिता क्रोध और वेदना की मिलीजुली अभिव्यक्ति के कारण हाफ से उठे थे। इस घटना के बाद विशाखा के जीवन में जैसे सुख का प्रवेश निषेध हो गया। जिंदगी कभी कभी ऐसा दर्द दे जाती है जिसे सह पाना बेहद कठिन होता है, और ये दर्द हथेली पर उगे उस फोड़े से कम पीड़ादायक नहीं होता जो अपनी टीस से शर्वाग को शीरा देता है। विशाखा जानती थी कि जिंदगी बहुत बड़ी नियामत है, इसे यूं ही गंवा देना अच्छी बात नहीं है। पर पीड़ा की अधिकता के कारण आंसू बेइख्तियार आंखों से बहने लगते थे। उसे धैर्य बंधाती माँ भी फूट फूट कर रो पड़ती थी। बेटी को बार बार पति के पुनरागमन का विश्वास दिलाती माँ भीतर ही भीतर किसी अनहोनी की आशंका से भी कांप उठती थी। अगर सूर्यांश नहीं लौटा तो कैसे काटेगी विशाखा पहाड़ जैसा जीवन? ये प्रश्न माँ के हृदय को वेदना से मथ डालता था। दरवाजे पर होने वाली हर आहट पर, हर दस्तक में विशाखा सूर्यांश को तलाशती रहती। मन बार बार कहता वो जरूर आएंगे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन विशाखा को सूर्यांश का पत्र मिला। पढ़कर वो हतप्रभ रह गई। सारी आशाएं पल भर में मिट्टी के ढेर की तरह ढह गई। उसकी दशा ठीक उस परकटे परिंदे की तरह हो गई जो उड़ने की अदम्य लालसा लिए पेड़ की डाल पर बैठा ही था कि बहेलिये ने उसके पंख कतर डाले। सूर्यांश ने बिना किसी संबोधन के लिखा था, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, पर मैं खुद को दोषी नहीं मानता। अपने भीतर समाहित मैं का भी कुछ मूल्य होता है या नहीं? मैं कहीं और शादी करना चाहता था, पर माँ के दबाव के कारण तुमसे शादी करनी पड़ी। क्या मुझे अपनी खुशियाँ पाने का हक नहीं? किसी भी दबाव से परे, किसी के हस्तक्षेप से अलग जीवन को अपने ढंग से जीना ही आनंद देता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हें पत्र लिखने का उद्देश्य यही है कि तुम भी आज से स्वतंत्र हो। मैंने तुम्हें हर बंधन से मुक्त किया। विशाखा गस खाकर गिर पड़ी। माँ ने उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी तो वो भी सुन्न रह गई। सब लोग इस अप्रत्याशित घटना से अवाक रह गए। विशाखा के पिता और बड़े भाई क्रोध से भरे उसके ससुराल पहुंचे। चिट्ठी पढ़कर सूर्यांश के घर में भी सबको साफ सूंघ गया। दूसरे ही दिन विशाखा और सूर्यांश के पिता मुंबई के लिए निकल गए, जहां एक फर्म में सूर्यांश कार्यरत था। पर निराशा ही हाथ लगी। एक सहकर्मी से पता चला कि सूर्यांश ने ये नौकरी छोड़ दी है और अपनी पत्नी के साथ कहीं और चला गया है।
विशाखा के साथ। ये दूसरा वज्रपात था जिसे सुनकर विशाखा के पिता संज्ञा शून्य से हो गए। किसी तरह घर तो लौट आए, पर सप्ताह भर के भीतर ही हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। बेटी की पीड़ा सहन करने में असमर्थ पिता ने दुनिया से ही विदा ले ली थी। विशाखा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जिस पिता की प्रेरणा से उसमें जीने का उमंग पैदा हुई थी, वो उसे मंझधार में छोड़ गए थे। विशाखा टूट गई थी। दुख और अपमान की पीड़ा का दंश सर्पदंश से कम होता है क्या? अपनी सारी पीड़ा को आत्मसात कर विशाखा माँ की सेवा में लग गई थी। समय अपनी गति से चलता गया। धीरे धीरे 15 साल गुजर गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विशाखा स्थानीय कॉलेज में प्रवक्ता बन गई थी। दोनों भाइयों ने शादी करके घर बसा लिया था। इन 15 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। सबकी जिंदगी एक ढर्रे पर गतिमान थी, पर विशाखा क्या क्या नहीं भोगा था उसने इन वर्षों में। तिल तिल कर जली थी वो। सब कुछ सहा था उसने। भाभियों के व्यंग्य ताने, भाइयों की अवहेलना, माँ की पीड़ा, नौकरानियों से भी बदतर स्थिति, समाज के लोगों की प्रश्नवाचक निगाहें जो उसके मन को तार तार कर देती थी। सब कुछ झेलती रही वो, उस दिन की प्रतीक्षा में जब उसे एक पहचान मिली। जिस दिन उसे कॉलेज में व्याख्याता का पद मिला, वो दिन जिसके लिए अविस्मरणीय बन गया। उसने जिंदगी से जूझकर अपनी मंजिल पाई थी। जो लोग ताने देते नहीं थकते थे, उन्हें अब विशाखा कर्मठ और जीवट लगने लगी थी। कभी कभी विशाखा के अंधेरों पर एक वृद्धूप सी मुस्कान आकर ठहर जाती। वो सोचती, समाज के लोगों के विचार कितने क्षणभंगुर होते हैं। समय, परिस्थिति और विचारधारा का अटूट संबंध है। शायद तभी समय और परिस्थिति विचारधारा को बदल कर रख देती है। माँ विशाखा की नीरस और एकाकी जीवन देखकर मन ही मन जैसे अंगारों पर लेटती रहती। कल ही तो विह्वल होकर विशाखा से कहा था माँ ने, मेरे बाद पहाड़ जैसा एकाकी जीवन कैसे जिएगी मेरी बेटी। सच कहती हूँ, कभी कभी तो जी करता है तेरा दूसरा ब्याह रचा दूं, टकरा जाऊं समाज की बनाई सारी रीतियों से। विशाखा की आंखें पीड़ा की अधिकता से भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, पहले ये तो बताओ माँ, समाज मुझे क्या दर्जा देता है? ब्याहता का, परित्यक्ता का या विधवा का? मेरी तो कोई पहचान ही नहीं। कभी कभी सोचती हूँ, माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर क्यों लगाती रही हूँ बरसों से? क्यों जीती रही हूँ दोहरी जिंदगी? विवाहित के झूठे आवरण में लिपटे अपने कौमारे को, अपने सपनों को क्यों छलती आई हूँ आज तक? कहते कहते वो विलख विलख कर रो पड़ी थी। परित्यक्ता जब किसी नारी के साथ जुड़ जाता है तो वो किसी नासुर से कम पीड़ा नहीं देता। लाख जतन कर ली जाए, पर समाज एक नस्तर की तरह इस घाव को कभी भरने नहीं देता। क्या क्या नहीं भोगा है विशाखा ने। आज 15 वर्षों के बाद जिंदगी के इस मोड़ पर सूर्यांश पुनः उसके जीवन में साधिकार प्रवेश चाहता है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब वो एक दुर्घटना में अपनी पत्नी और बच्चे को खो चुका है। आज जो सामाजिक संवेदना सूर्यांश के साथ है, वो वर्षों पहले विशाखा के साथ नहीं थी। माँ ने कहा था, बेचारा कल रात पहली बार विशाखा ने घर वालों के सामने मुंह खोला, मैं सूर्यांश के साथ नहीं जाऊंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। सबकी आंखें हैरत से फटी रह गई। बड़े भैया ने क्रोध से कहा, कुछ भी हो, तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा, आखिर वो तुम्हारा पति है। विशाखा के परिवार वाले उसकी चुप्पी को स्वीकृति समझकर खुशी खुशी सूर्यांश के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। पर विशाखा ने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वो कठपुतली की जिंदगी नहीं जिएगी। उसने जैसे अपने आप से कहा, अगर सूत्रधार की मजबूत पकड़ से डोर नहीं खींच सकती तो क्या हुआ, अपने साथ जुड़ी डोर तो तोड़कर फेंक सकती हूँ ना। बस बहुत हो गया, अब मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व और बकौल सूर्यांश के मेरे भीतर समाहित मैं का भी तो कोई मूल है ना। विशाखा, नीचे आओ ना, क्या कर रही हो इतनी देर से? बड़ी भाभी ने पुकारा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। ना जाने कब से वो ख्यालों में गुम थी।
उसने अपनी शूनी मांग को देखा, फिर कुछ सोचकर ड्रेसिंग टेबल की दराज से सिंदूर की डिबिया निकाली और थोड़ा सा सिंदूर मांग में भर लिया। कितना आसान होता है पुरुष के लिए बंधन तोड़ देना, पर स्त्री का तो सारा वजूद ही सिंदूर की लाल रेखा के साथ बंध जाता है। सिंदूर और भावना का बड़ा गहरा नाता है। भावना कोई खर पतवार नहीं जिसे सहज ही उखाड़ कर फेंक दिया जाए। भावना तो विशाल वट वृक्ष की तरह होती है, जिसकी जड़ें गहरे तक मन में जमी होती है। विशाखा तैयार होकर नीचे हॉल में चली आई और नौकर से कहा, ऊपर जाकर मेरा सामान नीचे ले आ, और हाँ, एक टैक्सी भी ले आना। अच्छा, जाने की इतनी उतावली? अभी तक तो वो सूर्यांश आया भी नहीं है। छोटी भाभी ने चुहल की तो विशाखा ने निर्विकार भाव से कहा, माँ, मैं जा रही हूँ। कॉलेज कैंपस में ही मुझे एक क्वार्टर मिल गया है, अब मैं वहीं रहूंगी। मैं जानती हूँ, ना तो ये घर मेरा है और ना सूर्यांश का। मैं अपने घर जा रही हूँ। और हाँ, बड़े भैया सूर्यांश आए तो कह दीजिएगा, मैंने तो उनके लिखे पत्र का अक्षरशः पालन किया है। अपने भीतर समाहित मैं का मूल्य ज्ञात हो है मुझे। कभी उन्होंने जिस बंधन से मुझे आजाद करने की बात कही थी, आज उसी बंधन से मैं उन्हें मुक्त कर रही हूँ। तेरा दिमाग चल गया है क्या? लोग क्या कहेंगे? बड़े भैया चीख पड़े। बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ ने समझाना चाहा तो विशाखा विफर कर बोली, सुबह का भूला? सुबह और शाम के बीच 15 वर्षों का अंतराल नहीं होता माँ। उस अंतराल की वेदना, उसकी चुभन, उसकी कसब का हिसाब मुझे कौन देगा माँ? ये समाज, परिवार या खुद सूर्यांश? सूर्यांश तो एक पुरुष है, अच्छी तरह जानता है कि वो चाहे जिस तरह से नारी की अस्मिता को रौंद डाले, नारी हर परिस्थिति में उसे अंगीकार करने में विवश ही होगी। माँ, आज तक मैंने आपके, भैया भाभी के, समाज के और अपने मन में उठे हर प्रश्न का उत्तर दिया है, पर आज एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। आखिर स्त्री कब तक सहेगी? कभी तो विद्रोह का स्वर मुखर होगा ही। फिर शुरुआत मुझसे ही क्यों नहीं? बोलो माँ, शुरुआत मुझसे ही क्यों नहीं? अपनी आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई विशाखा तेज कदमों से घर की दहलीज लांघकर बाहर चली आई। टैक्सी में बैठी तो ना चाहते हुए भी अब तक अवरुद्ध आंसू परवाह सारे बांध तोड़कर बह निकला। आंसू की हर बूंद एक ही सच्चाई को बयान कर रही थी कि नारी किसी भी बंधन को तोड़ना नहीं चाहती। हर बंधन में समा जाना ही तो नारीत्व है। पर आज की नारी अपनी अस्मिता और अपने वजूद को अहमियत देती हुई हर बंधन निभाना चाहती है, लेकिन इनकी कीमत पर नहीं। पाठकों, समाज के बनाए बंधन को तोड़कर विशाखा को उसी समय दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी, या फिर जीवन भर ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देना चाहिए था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।